डियर फ्रेंड्स, आपके लिए जो है यहाँ पर चैप्टर वाइज एमसीक्यू के क्वेश्चंस और आंसर्स बताएंगे हम। मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी जो आपका है चैप्टर बुक, उसके सारे क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे। और बहुत सारे जो मैंने क्वेश्चंस डाले हैं सभी में से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और उन सबको जरूर पढ़ें। यहाँ पे आपको सभी सब्जेक्ट के सॉल्यूशंस हम प्रोवाइड कर रहे हैं। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, पहला जो चैप्टर है उससे। तो पहला जो चैप्टर हमने लिया है इसका नाम है आपका मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नताएं एवं मूल्यांकन। तो उस चैप्टर के पहले हम सॉल्यूशन देखेंगे, फिर चैप्टर वाइज अगले सॉल्यूशंस देखते जाएंगे। तो फटाफट इसके सॉल्यूशंस को देख लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, बुद्धि जीवन की नवीन परिस्थितियों और समस्याओं के साथ अनुकूलन करने की सामान्य योग्यता है। बुद्धि की यह परिभाषा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो यहाँ हो जाएगा बकिंगम। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अपने आप को तैयार आपने कितना किया है? इन क्वेश्चनों का आंसर आपको पता है नहीं पता, ये मैच करते जाए, मैं फटाफट आपको आंसर्स बताते जाता हूँ। सेकंड क्वेश्चन है, द्वितत्व सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? तो वो हैं स्पीयरमैन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण बुद्धि को इकाई मान लिया जाए तो विशिष्ट तत्व का भाग कितना होगा? तो वो 5% होगा। उसके बाद में है, बुद्धि मापन विधि की प्रयोगशाला सर्वप्रथम किस मनोवैज्ञानिक ने स्थापित की? तो वुंड ने स्थापित की। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, 1882 ईस्वी में किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लंदन में मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए प्रयोगशाला का निर्माण किया गया? तो हो जाएगा गाल्टन। सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में, बुद्धि मापन के लिए बुद्धि लब्धि यानी IQ का उपयोग सबसे पहले किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किया गया? तो वो है टरमैन, सॉरी टरमैन। उसके बाद में आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका सातवां, मनोविज्ञान परिवर्तन के द्विस्तरीय संप्रत्यय को किसने प्रस्तुत किया? तो यहाँ पे आ जाएगा SM मोहसिन। फोर्थ ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। किसने बुद्धि का त्रितत्वीय सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो वो हो जाएगा स्टनबर्ग। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, रेवेन प्रोग्रेसिव मैट्रिक किस तरह का बुद्धि परीक्षण है? तो ये है अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। नेक्स्ट है, किसने बुद्धि को व्यक्तित्व की सार्वभौमिक क्षमता के रूप में परिभाषित किया? तो वो है वेशलर। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, फ्रिंटज हाइडर का संतुलन सिद्धांत में POX मॉडल में O किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो जिस व्यक्ति की मनोवृद्धि का अध्ययन किया जाता है उसको प्रतिनिधित्व करता है। अगला जो क्वेश्चन है देखिए, 2009 में आ चुका है, 2009 में आ चुका है और 2019 में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हुए हैं वो भी आपको बताए जा रहे हैं। तो स्पीयरमैन ने बुद्धि के कितने तत्वों की चर्चा की है? तो उन्होंने दो तत्वों की चर्चा की है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बच्चों में स्व का विकास किस आयु से होने लगता है? तो लगभग 2 वर्ष से होने लगता है। डॉक्टर मोहसिन, सामान्य बुद्धि परीक्षण किस प्रकार का परीक्षण है? तो ये शाब्दिक परीक्षण है। इसके बाद में, बुद्धि के पास मॉडल को किसने प्रस्तावित किया? तो इस मॉडल को JP दास ने प्रस्तावित किया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका अगले चैप्टर से है, जिस चैप्टर का नाम है आपका संस्कृति एवं बुद्धि और संवेगिक बुद्धि, सर्वजनात्मक एवं अभिक्षमता। इस चैप्टर का पहला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, मनोवैज्ञानिक वाई गाट्सकी कहाँ के निवासी थे? तो वो निवासी थे रूस के। उसके बाद में सेकंड जो क्वेश्चन है, व्यवहारिक बुद्धि का अर्थ यह है कि बुद्धि संस्कृति का उत्पाद होती है। ये कथन किसका है? तो स्टर्नबर्ग का ये कथन है। इसके बाद थर्ड जो क्वेश्चन है, विभेदक परीक्षण का उपयोग किस मनोवैज्ञानिक ने भारतीय अनुकूलन के अनुसार विकसित किया? तो JM ओझा जो थे वो। इसके बाद में चौथा जो है, किस अभिक्षमता को AST के नाम से जाना जाता है? तो आर्म सर्विसेज अभिक्षमता, थर्ड ऑप्शन है आपका। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। पांचवें क्वेश्चन में पूछा गया, शाब्दिक तर्कना और आंकिक तर्कना किस अभिक्षमता के अंतर्गत आते हैं? तो विभेदन अभिक्षमता के अंतर्गत आते हैं। व्यक्ति की सृजनात्मक की क्षमता को किस मनोवैज्ञानिक ने प्रभावी आश्चर्य का नाम दिया? तो यहाँ पे जो हो जाएगा ब्रूनर। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवां, इसमें पूछा गया है, लिकर्ट स्केल में कितनी श्रेणियां होती है? तो इसमें टोटल 5 श्रेणियां होती है। 2009 में और 2019 का क्वेश्चन है, सातवें आठवें। तो यहाँ पर स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि के कितने तत्व होते हैं? तो उसके अनुसार 2 तत्व होते हैं। प्रारंभ में आत्मा का, ये जो चैप्टर हमने लिया है ये चैप्टर है आपका थर्ड चैप्टर, आत्म एवं व्यक्तित्व का संप्रत्यय, संस्कृति एवं आत्म संज्ञात्मक एवं व्यवहारात्मक पक्ष।
तो इस चैप्टर के हम प्रश्नों को देख रहे हैं। पहला प्रश्न जो है, प्रारंभ में आत्मा का प्रयोग किस शास्त्र में किया जाता था? तो वो था आपका दर्शन शास्त्र। उसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन, किस आत्म का स्पष्टीकरण दूसरों के संबंध में होता है? तो वो होता है सामाजिक आत्म में। उसके बाद जो है थर्ड क्वेश्चन, किसका अभिप्राय अपने व्यवहार को संगठित और जानने की योग्यता से है? तो वो है आत्म नियमन। तो आत्म नियमन जो है ये फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चौथा है, व्यक्ति के रूप में हम सदैव अपने मूल्य या मान और अपनी योग्यताओं के बारे में निर्णय या आकलन करते हैं करते रहते हैं। व्यक्ति का अपने बारे में यह मूल्य निर्णय क्या कहलाता है? तो इसको बोलते हैं हम आत्मसम्मान। किसका तात्पर्य उन विशिष्ट तरीकों से है जिनके द्वारा व्यक्तियों और स्थितियों के प्रति अनुक्रिया की जाती है? तो वो है व्यक्तित्व। उसके बाद है आपका, टाइप ए प्रकार के व्यक्तित्व में इनमें से कौन सी विशेषता पाई जाती है? तो प्रतियोगी भावना पाई जाती है। उसके बाद सातवां क्वेश्चन है, संज्ञात्मक असंवादिता की उत्पत्ति कब होती है? तो जब व्यक्ति को कोई कष्ट होता है तब होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन अपने आत्मनियंत्रण की प्रविधि नहीं है? तो उद्दीपन नियंत्रण जो है इसकी प्रविधि नहीं है। नवा क्वेश्चन है, जब व्यक्ति अपने अहम को किसी कष्टकर इच्छा के ठीक विपरीत इच्छा की प्रेरणा विकसित कर उसे उत्पन्न चिंता से अपने आप को बचाता है, उसे कहा जाता है? तो उसको बोलते हैं यौक्तिकीकरण। फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन है, व्यक्तित्व की नैतिक शाखा मानी गई है? तो इनमें से सभी को मानी गई है, अहम, इदम और पराहम। तो चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पर्सनैलिटी शब्द लैटिन के किस भाषा से बना हुआ है? तो ये है जो आपका परसोना से बना हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं। तो इसमें जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है हमारा 4 नंबर चैप्टर, इसमें है आपका व्यक्तित्व अध्ययन के प्रमुख उपागम। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है, तंत्रिका का पिता बनाम संवेगिक स्थिरता तथा बहिर्मुखता बनाम अंतर्मुखता व्यक्तित्व के रूपों को किसने प्रदर्शित किया? तो H.J. जेंक ने प्रस्तुत किया या प्रदर्शित किया। उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, मनोगतिक उपागम विचारधारा का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा फ्रायड। इसके बाद जो नेक्स्ट है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार व्यक्तित्व विकास का एक पंच अवस्था सिद्धांत है? तो हो जाएगा इसमें भी फ्रायड। नेक्स्ट जो है आपका, किस मनोवैज्ञानिक ने सिद्धांत को व्यष्टि और व्यक्तिक मनोविज्ञान के रूप में किसके मतलब किस मनोविज्ञान में मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत को व्यष्टि और व्यक्तिक मनोविज्ञान के रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पर जो है एडलर का, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने सिद्धांतों को सामाजिक उन्मुखता के संदर्भ में प्रस्तुत किया? तो यहाँ हो जाएगा फ्रॉम। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्यक्तित्व विकास में तर्कयुक्त सचेतन अहम की प्रक्रियाओं आदि पर किस मनोवैज्ञानिक ने प्रकाश डाला? तो हो जाएगा एरिक्सन। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, MPI आविष्कारिका किसने विकसित किया? तो इसको जो विकसित किया, हाथवे और मैकी नले ने। तो सेकंड ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अब आठवां जो क्वेश्चन है, किसने व्यक्ति को पूर्ण रूप से कार्यशील व्यक्ति माना है? तो कार्ल रोजर्स ने माना है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अवस्था में जननेंद्रियों पर फोकस होता है? तो जननेंद्रिय अवस्था में होता है। तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय का प्रतिपादन किसने किया? तो युंग ने किया था। उसके बाद है, व्यक्तित्व का कारक विश्लेषण सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? तो वो कैटल हैं। आपके लिए 2 मॉडल सेट भी जो है जारी किए जाएंगे अभी इसी वीडियो के बाद में, तो उनको भी आप जरूर एक बार देख लें, जिसमें 40-40 प्रश्न रहेंगे, सेट 1 और सेट 2 के नाम से। यहाँ पूछा गया 12वां क्वेश्चन, फ्रायड द्वारा प्रतिपादित मनोविश्लेषण विधि के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो मनोविश्लेषण व्यक्तित्व का एक सिद्धांत है, ये कथन सही है। इसके बाद में मनोविश्लेषण प्रविधि का प्रतिपादन किसने किया? जेक 2019 में आया हुआ है, फ्रायड ने किया था। आते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर आपका जो है 5वां।
तो पांचवे में जो है व्यक्तित्व का मूल्यांकन। तो यहाँ पर जो है पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। किन मनोवैज्ञानिकों ने मिनेसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व सूची को मनोरोग निदान हेतु एक सहायक उपकरण के रूप में विकसित किया? तो हाथवे एवं मैकिनले ने किया। सेकंड ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है 16 PF परीक्षण का प्रतिपादन किसने किया? तो इसको कैटल ने किया। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, किस परीक्षण में 10 मसीलक्षम या स्याही धब्बे होते हैं? तो ये हो जाएगा रोडशा परीक्षण। फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चौथा जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया MMPI का पूरा नाम आपको बताना है। तो मिनेसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व सूची, फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में पांचवा क्वेश्चन है संप्रत्यक्षण परीक्षण को किसने विकसित किया था? तो यहाँ पे हो जाएगा मार्गन एवं मरे ने। फर्स्ट ऑप्शन जो आपका करेक्ट हो जाएगा। छठा जो क्वेश्चन है रोजेनज्विग का चित्रगत कुंठा अध्ययन किसके द्वारा भारतीय जनसंख्या पर उपयोग करने हेतु रूपांतरित किया गया था? तो ये पारिक द्वारा रूपांतरित किया गया था। चौथा ऑप्शन जो आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में सातवां जो क्वेश्चन है इसमें संवेदनात्मक अहम किससे संबंधित है? तो यहाँ पर आत्म संप्रत्यन और आत्मरक्षा और आत्मसम्मान इन सभी से है। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला चैप्टर जो छठा है उसकी बात करते हैं। तो छठा चैप्टर है मानव शक्ति एवं जीवन की चुनौतियों का सामना। इसका जो पहला क्वेश्चन है स्ट्रेस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई? तो यहाँ पर जो है इसका हो जाएगा स्ट्रिक्टर। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा। किन हार्मोनों की वजह से रक्तचाप स्तर में परिवर्तन आता है? तो एड्रिनल और कार्टिसोल जो है ये आपका ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट है व्यक्तियों में शारीरिक बीमारियों में कितने प्रतिशत तक दबाव की भूमिका महत्वपूर्ण है? तो 50 से 70। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है शारीरिक संवेदनात्मक तथा मनोवैज्ञानिक परिश्रांति की अवस्था में क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं हम बर्नआउट। इसके बाद में नेक्स्ट है सचेत प्रतिक्रिया प्रतिरोध और परिशांति शांति तीनों चरण किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं GAS के अंतर्गत। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिबल के विपरीत अवस्था को कहते हैं? तो उसको बोलते हैं हम चिंतन। अब अगला जो चैप्टर है हमारा यह चैप्टर नंबर 7। तो ये है आपका मानव शक्ति एवं जीवन की चुनौतियों का सामना। तो यहाँ पर जो है संवेग अभि विन्यस्त युक्ति किसके द्वारा वर्णित दबाव की युक्ति है? तो वो है एडलर तथा पार्कर का। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। किस मनोवैज्ञानिक ने दबाव का सामना करने हेतु संकल्पना निर्धारण एक गयात्मक प्रक्रिया के रूप में किया? तो वो हो जाएगा आपका लेजारस और तथा होकमैन। तो थर्ड ऑप्शन जो आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट जो थर्ड क्वेश्चन है जैव प्रति प्राप्ति या बायो फीडबैक की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसके 3 अवस्थाएं होती हैं। चौथा जो क्वेश्चन है दबाव संचार प्रशिक्षण विधि का विकास किसके द्वारा किया गया? तो इसको किया गया था मीचे बाम के द्वारा। चौथा ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है कौन सी क्रिया जीवन शैली में व्यापक रूप से लोकप्रिय अनुमोदन प्राप्त करने जैसा परिवर्तन लाती है? तो वो है व्यायाम। उसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा 8वां उसमें मनोवैज्ञानिक विकार। तो इसमें जो है पहला प्रश्न है वे मानव व्यवहार और अनुभूतियां जो साधारण अनोखे असाधारण हैं। यानी कि दोबारा समझिए ये डेफिनेशन है वे मानव व्यवहार और अनुभूतियां जो साधारण अनोखे असाधारण हैं असामान्य समझे जाते हैं यह कथन किसका है? यह कथन है किसकर का। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें दूसरा क्वेश्चन है असामान्य व्यवहार या असामान्य व्यक्ति का अध्ययन ही असामान्य मनोविज्ञान है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो ये परिभाषा जो है आइज नेक द्वारा दी गई है। सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन क्वेश्चन जो है सामूहिक पागलपन के प्रभाव किस शताब्दी से मिलते हैं? तो 10 से 16वीं शताब्दी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है पैथोलॉजी ऑफ ब्रेन नामक पुस्तक किसके द्वारा प्रकाशित की गई? तो वो है क्रेपलिन।
थर्ड ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन इसमें पूछा गया आपसे, असामान्य मनोविज्ञान के आधुनिक युग के जनक कौन थे? तो वो होंगे सिगमंड फ्रायड। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इंडिविजुअल साइकोलॉजी के प्रतिपादक कौन थे? तो वो हो जाएंगे एडलर। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मानसिक बीमारी के वर्गीकरण की अत्यंत नवीनतम पद्धति क्या है? तो वो है DSM-4। तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। आठवां जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, एनोरेक्सिया नर्वोसा का एक नर्वोसा का ऐसा विकार है जिसमें रोगी को क्या होता है? भूख कम लगती है। इसके बाद में निम्न में से कौन असामान्यता का प्रकार नहीं है? जैक 2019 में आया है। यह है अभियोजन की उपयुक्तता। चौथा ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। आते हैं हम 9वें चैप्टर पे, अब सामान्य व्यवहार के अंतर्निहित कारक एवं मनोवैज्ञानिक विकारों का वर्गीकरण। तो यहाँ पर जो है पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया आपसे, असामान्य व्यवहार या असामान्य व्यक्ति का अध्ययन ही असामान्य मनोविज्ञान है, कथन किसका है? तो ये है आइजेकन का। इसके बाद में आइजन नेक का सॉरी। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है, फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से किस मनोवैज्ञानिक को जाना जाता है? तो इसको नाम हो जाएगा हिपोक्रेटिस। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें, सामूहिक पागलपन के प्रमाण किस शताब्दी से किस शताब्दी के बीच मिले? तो यहाँ पर जो हो जाएगा 10 से 16 तक। तो चौथा ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो रहे हैं, उनको जरूर पढ़ लेना क्योंकि ये सभी में कॉमन होते हैं। उसके बाद में है, पैथोलॉजी ऑफ ब्रेन नामक पुस्तक के रचयिता जो हैं वो कौन हैं? तो क्रेपलिन हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, किस मनोवैज्ञानिक ने मैस्मेरिज्म चिकित्सा सिद्धांत की स्थापना की? तो एंटन मेस्मर ने की थी। एंटन मेस्मर ने की थी। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किस सन तक आंगिक दृष्टिकोण अपनी चरम सीमा पर था? तो वो हो जाएगा सन 1915। उसके बाद में असामान्य मनोविज्ञान के आधुनिक युग के जनक कौन माने जाते हैं? तो वो माने जाते हैं सिगमंड फ्रायड। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, तो व्यक्ति की शारीरिक बनावट को किस मनोवैज्ञानिक ने 3 भागों में बांटा? तो शेल्डन ने इसको 3 भागों में बांटा। अगला जो क्वेश्चन लेंगे हम वो लेंगे 10वें चैप्टर से, जिसका नाम है आपका प्रमुख मनोवैज्ञानिक विकार। तो यहाँ पर जो है इसका पहला क्वेश्चन है, दुश्चिंता दुश्चिंता रोग की प्रमुख विशेषता रोगी की व्यापक और दिशाहीन चिंता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन कथन है कोलमैन का। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है, मनोविदलता की चिकित्सा के संबंध में सर्वप्रथम किस चिकित्सक ने अध्ययन किया? तो वो किया था ब्लूलर ने। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है थर्ड, इसमें पूछा गया है, शारीरिक बनावट पर सर्वाधिक प्रभाव किस तत्व या शक्ति का पड़ता है? तो वो होता है वंशानुक्रम। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मनुस्नायु विकृति के रोग का मस्तिष्क लक्षण है? तो वो है आशंका होना। उसके बाद में दुर्भीति या फोबिया क्या है? तो ये क्या है फोबिया? तो असंगत भय, जो मतलब उससे मिलता ना हो। उसके बाद में छठा क्वेश्चन है, दुर्भीति का ठीक उपचार क्या है? तो वो है आत्मनिर्देशन। उसके बाद में अ, मनः स्नायु विकृति के रचनाकार कौन हैं? तो वो हैं फिशर। उसके बाद में आठवां जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से दुर्भीति का लक्षण है? तो वो है पेट में विकार। उसके बाद में मनोविदलता के रोगी का उपचार होता है इंसुलिन द्वारा होता है। 10वां जो क्वेश्चन है, किस मनोविकृति में विद्युत पद्धति का प्रयोग किया जाता है? तो वो है आपका विषाद पर। उसके बाद में 11वां क्वेश्चन है, आधुनिक युग में मानसिक स्वास्थ्य पर किसका प्रभाव पड़ता है? तो जीवन की अस्थिरता का। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, बंदूरा ने सर्प दुर्भित्ति को दूर करने के लिए किस प्रविधि का उपयोग किया है? तो ये हो जाएगा क्रमबद्ध अंसंवेदीकरण। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में 13वां क्वेश्चन 2009 में पूछा गया है, विचलता किस प्रकार का रोग है? तो ये है जटिल रोग। इसके बाद में आपका नेक्स्ट जो चैप्टर है 11 नंबर, उसके क्वेश्चन देखेंगे, मनोचिकित्सा के विभिन्न दृष्टिकोण। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है, मनोचिकित्सा विधि क्या है? तो मनोचिकित्सा विधि
क्या है ये पूछा है आपसे, तो इसका क्या आंसर होगा, तो ये हो जाएगा विक्षोभों का उपचार। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में आपका इसका दूसरा क्वेश्चन जो है, मनोचिकित्सा का रोगी क्या प्रतिरोध करता है, तो लैंगिक समस्या। इसके बाद में नेक्स्ट जो है मनोचिकित्सा की विधि है, तो कौन सी विधि है, तो पूर्ण शीर्षात्मक मनोचिकित्सा। चौथा ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में आपका चौथा क्वेश्चन जो है, मनोचिकित्सा का क्या लक्षण है, तो रोगियों को राहत पहुंचाना इसका लक्ष्य है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है मनोचिकित्सा का क्या स्तर है, तो आत्मीयता संबंध की स्थापना करना इसका स्तर है। इसके बाद में छठा जो क्वेश्चन है, सहायक मनोचिकित्सक की एक विधि है, तो वह है पूर्ण आश्वासन। इसके बाद में आपका नेक्स्ट जो है सातवां क्वेश्चन, फ्रायड के मनोविश्लेषण का एक रूप है, तो वो है मुक्त सहचार्य। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मनोचिकित्सा की विशिष्ट प्रविधि है, तो वो है सम्मोहन चिकित्सा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अल्बर्ट एलिस ने निम्नांकित में से किस चिकित्सा विधि का प्रतिपादन किया, तो इसका आंसर हो जाएगा व्यवहार चिकित्सा का। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, व्यवहार चिकित्सा आधारित होती है, तो ये होती है सीखने के सिद्धांत पे। इसके बाद में आपका नेक्स्ट जो चैप्टर है उसकी बात करते हैं, जो कि 12वां है, जिसमें आपका है जैव आयु विज्ञान एवं वैकल्पिक चिकित्सा। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, उत्तम स्वास्थ्य हेतु किस भारतीय मनीषी ने अष्टांग मार्ग को प्रतिपादित किया, तो वो थे गौतम। उसके बाद में नेक्स्ट जो है, लोगों को स्वतंत्रता है और उनके पास विकल्प है, चिकित्सा की काल्पनिक परिकल्पना है, तो 2009 में आया है। रोगी केंद्रित परिकल्पना है, 2009 में पूछा गया है। अगला चैप्टर 13 से जो प्रश्न बन सकते हैं इंपॉर्टेंट, सामाजिक संज्ञान और स्कीमा एवं रूढ़ि धारणा तथा अभिवृत्ति। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है, विचार परक घटक को किस नाम से जाना जाता है, ये आपको बताना है, विचार परक घटक को किस नाम से जाना जाता है, तो इसको बोलते हैं हम संज्ञानात्मक। तो यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ। दूसरा क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक भावात्मक व्यवहार परक घटकों को संक्षेप में अभिवृत्ति के किस घटक के नाम से जाना जाता है, तो उसको बोलते हैं ABC। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें, व्यापक अभिवृत्ति के अंतर्गत कितनी अभिवृत्तियां होती हैं, अभिवृत्ति की किस विशेषता का संबंध इस कथन से है, तो वो है आपका सरलता या जटिलता से। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, किस सन में स्टिम्बर ने अपने अध्ययन में पाया कि शिक्षा के स्तर के बढ़ने से पूर्व धारणा मिटने लगती है, तो ये था 1961। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, इसमें पूछा गया आपसे, प्रोफेसर कैली व वोलकाट के मतानुसार समूह की निर्धारित अभिवृत्ति को समूह के नए सदस्य किस प्रकार ग्रहण करते हैं, तो वो शीघ्रता से ग्रहण करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका, सूची 1 से सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है, तो यहाँ पर सूची 1 और 2 को सम्मिलित करना है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे सूची 1 में शील गुण सिद्धांत है, प्रकार सिद्धांत है, संज्ञात्मक सिद्धांत है और मानवतावादी सिद्धांत है, और सूची 2 में आपके 4 विकल्प है जिनको सूची 1 से मिलाना है, और इस विकल्पों को मिलाने के लिए यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है सही होगा मिलाने पे, वो आपको बताना है। 2009 में आ चुका है क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो है सेकंड वाला जो आपका विकल्प है ये सही है, तो यहाँ पर सेकंड वाला ऑप्शन आप चेक कर लीजिए, आराम से वीडियो को पॉज करके एक बार पढ़ लीजिए। सेकंड वाला ये ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपको 2019 में पूछा गया, निम्न में से कौन रूढ़ि युक्तियों की विशेषता नहीं है, तो वो कौन सी है, तो यहाँ पर मानसिक प्रतिमा सारे ये सही हैं, इनमें से कोई नहीं, फोर्थ ऑप्शन जो आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका चैप्टर वो है आपका 14 नंबर, जिसमें आपसे पूछा गया है समाज उपयोगी व्यवहार और पूर्वग्रह एवं भेदभाव। तो इसमें पहला जो प्रश्न है इसमें पूछा गया, अर्मन ट्रिपलेट ने कब यह पाया कि लोग दूसरों की उपस्थिति में बेहतर प्रदर्शन करते हैं, तो सन 1897 में ये पाया।
व्यक्ति दूसरों की उपस्थिति में बेहतर प्रदर्शन क्यों करते हैं या करता है? तो इसका आंसर जो है ये हो जाएगा परस्परता के कारण। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद थर्ड जो क्वेश्चन है, भाव प्रबोधन क्रिया में व्यक्ति द्वारा मूल्यांकन अनुभव को कार्टरेल ने क्या नाम दिया था? तो इसको दिया था प्राकृतिक विपत्तियों का सामना करना। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है, हमें दूसरे व्यक्तियों की मदद करनी चाहिए, इस व्यवहार को कौन सा व्यवहार कहा जाता है? तो यहाँ पर सारे के सारे व्यवहार इसमें शामिल है, इसलिए चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और पांचवा जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, समाजोपकारी व्यवहार प्रायः किससे प्रभावित होता है? तो यहाँ पर सारे ऑप्शन सही है, तो यहाँ पे आ जाएगा उपरोक्त सभी। उसके बाद जो छठा क्वेश्चन है, जो हमारी सहायता करते हैं हमें उनकी सहायता अवश्य करनी चाहिए, ये क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है सामाजिक स्थिति। उसके बाद में सातवां जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, पूर्वाग्रह किसी विशेष समूह के प्रति किस बात का उदाहरण है? तो ये है अभिमत का उदाहरण। और इसके बाद में अंतिम प्रश्न जो है आपका इस सीरीज का, वो है सामाजिक अनन्यता की भावना समूह के प्रति कौन सी अभिवृत्ति का बोध कराती है? तो वो कराती है सकारात्मक अभिवृत्ति का। इसी तरह से आपके दूसरे सब्जेक्ट के भी सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, उनको अगर आप पढ़ते हैं तो आपका स्कोर जो है बेस्ट टू मतलब टॉपर की लिस्ट में आ सकते हो अगर आप अच्छे से पढ़ते हो तो। इन सभी चीज़ों को जरूर पढ़ें, और जितने भी हम सॉल्यूशंस बना रहे हैं उनमें सभी में आपको देखने को मिल रहा है कि उसमें से एग्जाम में आ रहे हैं। तो कंटिन्यू इन सभी चीज़ों को अच्छे से पढ़ते रहें, और वीडियो को शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपकी मदद हम करते जाएं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।